नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है सोनू और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस पर कि क्या क्या इसमें बड़े बदलाव लाए गए और क्या क्या इसके चेंजेस आए हैं और जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति है और जो नई शिक्षा नीति है उसका तुलनात्मक अध्ययन आज हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि ये जो शिक्षा नीति लाई गई है इसमें बहुत कुछ बदलाव लाए गए हैं, पर इस वीडियो में हम केवल कितनी बात करेंगे, स्कूली स्तर तक बात करेंगे कि इसमें स्कूली स्तर तक क्या क्या बड़े बदलाव लाए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके इतिहास पर। तो इतिहास के बारे में अगर इसके देखें तो भारत की जो शिक्षा नीति है वो तैयार की जाती है किसके द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा, HRD मिनिस्ट्री द्वारा इसको तैयार किया गया और इसको कैबिनेट से मंजूरी देकर राष्ट्रपति के पास भेजा गया। ठीक है, तो उसके बाद ये लागू हो जाएगी, इसमें कुछ समय लगेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इतिहास की। तो अभी तक की ये जो शिक्षा नीति है ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी नंबर की शिक्षा नीति है? तीसरे नंबर की। इससे पहले 2 बार हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लिए गए। जो सबसे पहला बदलाव स्वतंत्रता के बाद लिया गया वो 1968 में लिया गया था। उसके बाद जो बदलाव किया गया वो किया गया था 1986 में। उसके बाद एक लंबे समय के अंतराल के बाद 2020 में ये नीति लाई गई। तो चर्चा करते हैं, आज हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या क्या बड़े बदलाव लाए गए। चलिए, तो सबसे पहले इसका हम बात कर लेते हैं अपने भारतीय शिक्षा नीति की विदेशी शिक्षा से थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि क्या क्या चेंजेस रहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि क्या क्या वहाँ होता है और हमारे देश की शिक्षा नीति में क्या क्या बड़े बड़े बदलाव हैं। तो बात करें जर्मनी से, अगर हम तुलना करें भारत के एजुकेशन सिस्टम की, तो वहाँ क्या होता है आप लोगों को जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ जो हमारे यहाँ की जो जॉब्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, जैसे गार्डनिंग, वेल्डिंग, फिटिंग और वेल्डिंग, इस टाइप की जो छोटी जॉब्स हैं उनको वहाँ पर वोकेशनल बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। बाकायदा स्कूलों में सिखाया जाता है, बाहर से ट्रेनर्स आते हैं, उनको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से काम किया जाता है, किस प्रकार से इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो बड़ी बड़ी जॉब्स है और इन जॉब्स को एक इक्वली दर्जा दिया जाता है। पर हमारे देश में क्या होता है, इन सब चीज़ों को एक निचले स्तर का काम समझा जाता है जिसे लोग मजाक में लेते हैं। चलिए, और क्या चेंजेस तुलना की जा सकती है जर्मनी में। और क्या होता है, जो 12th के बाद बच्चे होते हैं वो एक लंबा सा ब्रेक कर लेते हैं और क्या करते हैं, अपनी स्कूल शिक्षा ख़त्म होने के बाद बड़े बड़े बाहर के देशों में जाते हैं, वहाँ रहते हैं और वहाँ कामों का अनुभव लेते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या चीज़ हमें चूज़ करनी चाहिए, कैसा काम हम कर सकते हैं, इस प्रकार की ट्रेनिंग वो लेते हैं। जबकि भारत में क्या होता है, आप सभी जानते हैं, 6 क्लास से ही बच्चों को कॉम्पिटिशन में भेज दिया जाता है IIT JEE की तैयारी के लिए। ठीक है, और बड़ा बदलाव और क्या तुलना कर सकते हैं हम, फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट। मतलब जर्मनी में देखा जाए तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट चुनने की बहुत बड़ी आज़ादी है। मतलब उनको वहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट जिस प्रकार से चुनने की एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो साइंस के साथ पॉलिटी, मैथ्स, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह साथ में पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें अपने भारतीय शिक्षा की, तो यहाँ का सिस्टम क्या होता है अभी तक का कि अगर कोई बच्चा मैथ्स साइंस ले लेता है तो वो पॉलिटी के सब्जेक्ट या साइंस के सब्जेक्ट, आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। ठीक है, वो एक जगह फिक्स हो जाता है। तो ये कुछ तुलनात्मक अध्ययन रहा जिस पर भारत सरकार ने क्या किया गया, गहरा अध्ययन किया और जाना कि किस प्रकार से ये हम लोग अगर हमें डेवलप करना है बाकी देशों की तरह तो क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। उन्हीं सबको ध्यान में रखकर एक कुछ बड़े बदलाव लाए गए जो कि हमें 2020 की जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या बड़े बदलाव लाए गए हैं। तो सबसे बड़ा जो पहला बदलाव है वो 10+2 सिस्टम को चेंज करके एक नया सिस्टम जो डिवाइड किया गया वो है 5+3+3 4। मतलब अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 10+2 12 साल, और यहाँ कितना हो रहा है 5+3+3+4 कितना हो गया 15 साल। तो क्या स्कूली सिस्टम सालों को बढ़ा दिया गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, स्कूली सालों को बढ़ाया नहीं गया। हुआ क्या है
कि जब जो 10+2 सिस्टम जिसमें आप और बाकी जो 90s के बच्चे हैं वो पढ़े हैं, उनमें क्या होता था कि जो सिस्टम था पहले, उसमें फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती थी कहाँ से, 6 से। 6 क्लास 6 साल का जब बच्चा होता था तो उसकी फर्स्ट क्लास की स्टार्ट होती है, उसके पहले वो आंगनबाड़ी वगैरह फाउंडेशन क्लासेस उसकी चलती थी, ठीक है। उसके बाद वहाँ से फिर उसके बाद 6 से 10 साल तक की उसकी माध्यमिक शिक्षा रहती थी, जिसमें वो साइंस भी पढ़ता था, मैथ्स भी पढ़ता था और सोशल साइंस भी पढ़ता था, बाकी सारी लैंग्वेजेस पढ़ता था, ये सब उसमें रहता था। उसके बाद 2 साल 16 से 18 साल उसको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता था और फिर उसको उसी सब्जेक्ट की डेडिकेटेड पढ़ाई करनी होती थी। पर अब चेंज करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ है कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, मतलब जो नीचे का फाउंडेशन वाला था वो भी स्कूली सिस्टम में जोड़ दिया गया है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है ये भारत सरकार द्वारा, अगर ये अच्छे से लागू हो जाता है तो बहुत ही बड़े बदलाव देखने को आप लोगों को मिलेंगे। और एक चीज़ इसको क्या ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है, लर्निंग पर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या कर सके, सीख सके। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी बात आप लोगों को, जो बच्चे हैं जो बड़े जो इस सिस्टम से गुजरे हैं, वो इस सिस्टम को देखकर थोड़ा जेलस फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर स्टार्टिंग की जो फाउंडेशन क्लास है, मतलब कि 8 साल तक बच्चों का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। फाउंडेशन वाले में बच्चों से कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिखाने की कोशिश की जाएगी, उन पर मार्क्स लाने का स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मार्क्स लाने का स्ट्रेस नहीं रहता है तो बच्चे क्या करते हैं, सीखने पर जोर देते हैं, और टीचर्स भी उनको अलग अलग तरीक़ों से क्या कर सकता है, सिखा सकता है। जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि अभी क्या होता है, मार्क्स पर जोर दिया जाता है, टीचर्स भी मार्क्स पर जोर देते हैं कि मार्क्स लाओ, पेरेंट्स भी मार्क्स पर, सब कुछ मार्क्स भी उनका क्या करता है, बताता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको रटाने के उसमें लग जाते हैं, हम कुछ अलग से उनको सिखा नहीं पाते हैं। पर जब हम मार्क्स पर प्रायोरिटी नहीं रहेगी तो उनको क्या होगा कि हम उनको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से उनको सिखा जा सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ा सकते हैं, उनको सीखने पर जोर उनका दे सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है इस सिस्टम में, देखिए और क्या बड़े बदलाव लिए गए। प्रिपरेटरी सेकेंड, ये तो हो गया हमारा फाउंडेशन, जो कि कहाँ तक रहेगा, 1st to 2nd तक रहेगा। उसके बाद ये 5 साल का फाउंडेशन रहेगा। उसके बाद 5 साल के बाद 3 साल का 8 से 11 तक की एज में 3rd to 5th क्लास प्रिपरेटरी एजुकेशन रहेगी, जहाँ पर बच्चों को एथिक्स के बारे में, अच्छे बुरे की उनको समझ सिखाई जाएगी। दूसरी चीज़, उनको इमोशनल भावनाओं के बारे में उनको सिखाया जाएगा। दूसरी चीज़, प्ले विथ लर्निंग, खेल खेल में क्रिएटिविटी वगैरह सिखाई जाएगी। और टीम वर्क, किस प्रकार से टीम में रहकर काम करना चाहिए, ये सब उनको सिखाया जाएगा यहाँ तक। उसके बाद आता है मिडिल माध्यमिक शिक्षा, जिसमें वो बच्चे जो हैं लैंग्वेज वगैरह, कोडिंग आदि के बारे में यहीं से सीखना स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सबसे बड़ा चेंज क्या आया है, पहले हम जो सब्जेक्ट लेते थे वो 10th क्लास के बाद चूज़ करते थे। इस नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव यही आया है कि बच्चे जो हैं अब क्या करेंगे, 9th क्लास से ही उसमें सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, उन्हें 9th क्लास से ही उन्हें सब्जेक्ट चूज़ करने की आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन जो कि 9 से 12th रहेगा, 14 से 18 साल की एज तक। तो स्कूलों को का साल बड़ा नहीं है, सिर्फ जो फाउंडेशन था उसको भी ऐड कर दिया गया है, और 9th क्लास से ही बच्चे इस सब्जेक्ट चुनेंगे। और क्या चेंज है इसमें, सबसे अच्छा चेंज ये आया है कि बच्चों को पहले टीचर ही नंबर देते थे, पर अब क्या होगा कि बच्चे खुद अपने आप एनालाइज करेंगे, अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट करेंगे, और साथ में जो बच्चे क्लास में होते हैं उनके फ्रेंड्स वगैरह, क्लासमेट वगैरह, वो भी उनको नंबर देंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और क्या बड़े चेंजेस आए हैं, सबसे बड़ा चेंज और एक चीज़ और, कि जो आप लोगों का 10 डे का बैगलेस पीरियड होगा। बैगलेस पीरियड मतलब आप लोगों को बैग लेकर नहीं जाना है। उन 10 डेज़ में आप लोगों को बाहर से जो कारपेंटर, गार्डनिंग, प्लम्बर आदि जो छोटी जॉब्स होती हैं, जो जर्मनी में जिन्हें बड़े पैमाने पे देखा जाता है,
उनको बड़ी बड़ी जॉब्स के इक्वल माना जाता है, उन सब की जानकारी दी जाएगी। जिससे होगा क्या, बच्चे कुछ सीख पाएंगे ताकि वो 12th के बाद 12th के बाद अपना काम कुछ करते रहें और साथ में पढ़ाई भी करते रहें। मतलब जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चे हैं वो उन पर ज़्यादा मेंटली प्रेशर ना पड़े, वो अपना काम भी करते रहें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और जो आप लोगों को देखने को मिलेगी इस नई शिक्षा नीति में। और क्या चेंजेस लाए गए हैं इसमें, सबसे अच्छा चेंज जो देखने को मिलेगा आप लोगों को कि 9th क्लास से आप लोगों को सब्जेक्ट चूज़ करने की आज़ादी मिलेगी, ठीक है। तो और जो भारत इसमें जिनकी आलोचना हो रही है, ये तो हमारे जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनके बारे में हमने देखा। बाकी इन शिक्षा नीति की कुछ आलोचना भी हो रही है जो कि आपकी भाषा को लेकर है। मतलब सरकार ने कहा है कि आप लोगों को ये बता दूं कि जो शिक्षा की नीति है वो राज्य और केंद्र दोनों की लिस्ट में आती है। जिसे एक होती है समवर्ती सूची मतलब वो सूची होती है जिसमें वो ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों नीतियां बनाती है, ठीक है। तो ये हमारी जो शिक्षा नीति है वो राज्य और केंद्र दोनों के इसमें आती है। तो केंद्र ने कहा है कि जहाँ तक हो सके बच्चों को 5th क्लास तक उनकी क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज और मातृभाषा में उनको टीचिंग कराई जाए, माना। तो इसको लेकर कई राज्य और कई पार्टियां जो है विरोध भी कर रही हैं भाषा को लेकर कि मतलब कि इसमें हिंदी को इन्फोर्स किया जाएगा, मतलब इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। वो बात की बात है, आप लोग उससे ज़्यादा आगे देखा जाएगा कि क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। तो अगर ये नया पैटर्न लागू होता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी जानकारी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।